हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग। मैं आरती संस्कृति के एसएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं फिर से हाजिर हूँ आज के सारे आर्टिकल्स को, सारे टॉपिक्स को लेकर के। तो जो लोग भी हमारी डेली क्लास देख रहे हैं उनको पता है हम डिस्कस करते हैं डेली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि सारे न्यूज पेपर्स में अलग अलग तरीके से आए होते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय न्यूज़ हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल से संबंधित हो, किसी जो एक तरीके से पुरस्कार से या किसी एक विशेष व्यक्ति से संबंधित हो, कोई सैन्य अभ्यास किया गया हो, कुछ भी हो इम्पोर्टेंट आज के दिन में हम सब यहाँ पर जो है 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय जो है यहाँ पर नहीं लगाएंगे। पहली हमारी न्यूज़ जो है क्या है, 13 वर्षीय वैभव, ये जो है हर जगह ट्रेंडिंग में है। 13 वर्ष के व्यक्ति मतलब खिलाड़ी हैं और जो है करोड़ों रुपए में जो है इनकी नीलामी हुई है। मतलब इतने रुपए में नीलाम होने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। आप बड़े बड़े प्लेयर्स को देखेंगे इतने रुपए में कभी नीलाम नहीं हुए हैं। तो 13 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं, सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। साथ में जो इतनी कम उम्र में कोई इतने ज़्यादा पैसे में नीलाम हुआ है, इसलिए यहाँ पे इतिहास बनाया है इन्होंने। अब देखो, इतिहास बनाने के लिए ना पहले आपको अपना इतिहास बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है लास्ट जो है अंडर 17 जो है 12 वर्ष की उम्र में जो खेल खेला था, अभी बताएंगे उसके बारे में, उसमें इतना अच्छा प्रदर्शन किया। यहाँ पे टीमें लड़ रही थी कि नहीं हम खरीदेंगे हम खरीदेंगे। जैसे कभी कभी होता है किसी प्लेयर को खरीदने के लिए कोई होता ही नहीं है, वो सोचता है प्लीज़ खरीद लो। और यहाँ पे जो है प्लेयर 13 वर्ष का है और दो टीमें आपस में लड़ रही हैं कि नहीं मैं खरीदूंगा। और कितने में बिके हैं, लाखों, आई थिंक 1.10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज है वैभव, बिहार से है, ठीक है, समस्तीपुर जिले से हैं। तो चर्चा में इसलिए भी है कि बिहार से है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक अलीगढ़ के खिलाड़ी बहुत चर्चा में रहते थे, नाम बताइएगा आप उनका, SRK के दामाद बोलते रहते हैं लोग। 1.10 करोड़ में इनको खरीदा गया है। इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी है, 13 वर्षीय है, याद रखना है। अंडर 19 यहाँ पर खेलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। यूथ टेस्ट में जो है 58 गेंद जो किसी भारतीय द्वारा इस स्तर पर बनाया गया सबसे तेज शतक था। हाँ सॉरी, तो देखो ये पहली बार जो है अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे और वहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से जो इनकी कीमत बढ़ गई। रणजी ट्रॉफी 2023-24 में 12 साल और 284 दिन की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू करने वाले चौथे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। समझ में आया क्या है? रणजी ट्रॉफी 2023-24 में 12 साल के हैं और इतने दिन की उम्र है इनकी, ठीक है, मतलब 12 साल और 284 दिन टोटल। अब यहाँ पे क्या 12.5 बोले तो गड़बड़ हो जाएगा, 13 साल के पूरे नहीं हैं, फिर भी हमने जो है पीछे क्या बोला 13 साल के, तो लगभग जो है 12 साल 284 दिन जो है टोटल एज है इनकी। और इतने कम टाइम में जो है इतना अच्छा प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से जो इनकी कीमत बढ़ गई है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी हैं ऋषभ पंत, 27 करोड़ रुपए, इनकी भी चर्चा हो रही थी। ऋषभ पंत जो है अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। कुछ लोग बोलेंगे MS धोनी, विराट कोहली, वो अलग हो जाता है मामला, बट अभी के लिए जो भी चीज़ चल रही है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल है हमारा नियुक्ति संबंधित, भारत में नहीं विदेशी नियुक्ति में है कि विदेश में किसी व्यक्ति को कि यहाँ पे किसी को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। कभी प्रश्न जो है इस क्षेत्र से पूछे जाते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ देखो, यामांडू ओरसी, नाम याद रखिएगा, यामांडू ओरसी को उरुग्वे सुना है ना, उरुग्वे का नया राष्ट्रपति चुना गया है। तो क्या है, यामांडू ओरसी। देखो याद रखना हो नाम तो ऐसे याद रखना, यामांडू उरुग्वे, यहाँ पे है या यहाँ पे है उ, तो ऐसे कुछ याद करना चाहो तो याद कर लो, ठीक है। यामांडू ओरसी मार्च 2025 में मौजूदा राष्ट्रपति लुइस लैकेले पो, तो इनका स्थान यहाँ पर लेने वाले हैं। तो लुइस लैकेले पो का स्थान लेंगे यामांडू ओरसी। नाम याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कार्यकाल 5 साल का, जैसे हमारे यहाँ भी है। तत्काल पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र नहीं है। उरुग्वे की बात करें तो भाई कहाँ पर स्थित है ये कंट्री, तो क्या है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का दूसरा सबसे छोटा। तो पहला सबसे छोटा कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उरुग्वे, पराग्वे, ये सब आपने पढ़ा होगा ना, उसी के आसपास की सारी कंट्रीज़ हैं। राजधानी है मोंटेवीडियो, ठीक है, ये क्या है, उरुग्वे, और राजधानी है मोंटेवीडियो। अगर कुछ ट्रिक बन जाए तो याद कर लो, मोंटेवीडियो, वीडियो सब देखते ही हो, उठते ही वीडियो देखना शुरू करते हो, तो उरुग्वे की राजधानी क्या होगी, मोंटेवीडियो। मुद्रा है पेसो उरुग्वे,
पैसा है, कहाँ का, सब जगह पैसा होता है। और उरुग्वेयो जो है करेंसी है, तो इसको थोड़ा सा आसान याद करना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो एग्जाम तक याद रहेगी। भाषा है स्पेनिश, राष्ट्रपति हैं लुइस लाइकेल पो, और इनका स्थान जो है अगली बार जो है तक दूसरे व्यक्ति लेने वाले हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त 80,000 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा की है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया के लिए एक विशेष पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो यहाँ पे पोर्टल आसान कर दिया कि आप घर बैठे जो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और थोड़े पैसे भी बढ़ाए हैं, और कुछ जो है हैंडीकैप जो लोग होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे पेंशन को ऐड किया गया है। दिल्ली सरकार की योजना है, जो दिल्ली में रह रहे हैं, और कुछ नियम कानून इस तरीके से, लगभग मिनिमम 4 से 5 साल आप जो है यहाँ पर रह रहे हो, आपका अकाउंट जो है आधार कार्ड से लिंक हो, ये सारे नियम कानून हैं। जो भी इन क्राइटेरियाज में जो है एक तरीके से सही बैठेगा उसको पैसे मिलेंगे। तो योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को मंथली पेंशन दी जाएगी। मंथली मिल रही है 60 से 59 वर्ष के व्यक्तियों को। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से कोई नहीं होगा, आई होप कोई ना हो, 2,000 रुपये मिलेंगे। 70 से ज़्यादा अगर उम्र है किसी की तो 2,500 रुपये मिलेंगे। SC ST अगर अल्पसंख्यक समुदाय से आप संबंधित हैं और 60 से 59 वर्ष की आयु आपकी है तो 2,500 रुपये मिलेंगे। और दिव्यांग व्यक्ति जो भी हैं, हैंडीकैप्ड जो व्यक्ति हैं, उनको जो है हर मंथ जो है 5,000 रुपये दिए जाएंगे। जल्द शुरू होगा, शुरू नहीं हुआ है, बस यहाँ पर बता दिया गया है ताकि उनके अंदर उत्साह भरे कि हमें भी पैसे मिलेंगे सरकार के द्वारा। ठीक है, अब कौन कर सकता है अप्लाई? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है भाई, आपकी उम्र जो है 60 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम 60 साल का आप हो गए हो। ठीक है, पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे हो आप, अनिवार्य है। पारिवारिक आय आपकी जो है 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या कम है होनी चाहिए उससे। दिल्ली में आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो तो मेरे पास भी है लेकिन उम्र नहीं है। ठीक, क्राइटेरिया से बाहर हो गए, सारी होनी चाहिए ना इसमें। अन्य सरकारी योजनाओं से सामान पेंशन नहीं ले रहा, ऐसा ना हो कि 4-5 पेंशन योजना है, सबका फ़ायदा उठा रहा है और इससे भी फ़ायदा उठा रहा है बेचारी सरकार जो परेशान है पैसा दे दे करके, तो और किसी पेंशन योजना का वो जो है सहभागी या लाभ ना उठा रहा हो। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? असम में किया गया, आई थिंक, हाँ असम में किया गया है। नॉर्थ ईस्ट में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, देखो ऐसी जो भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं ना, चाहे शिमला, मनाली, कुल्लू, जो भी आप काउंट कर लो, यह हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो हैं वहाँ पे खेती तो होती नहीं है, फैक्ट्रियाँ भी नहीं हैं कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हों, MNCs वहाँ पे लगी हों तो लोग रोज़गार मिले, कैसे पैसे आता? सारा मतलब वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी डिपेंड करती है कि वहाँ पर कितने सारे लोग घूमने जाएंगे। पर्यटन पर आधारित इकोनॉमी है उनकी, तो उसी चीज़ को जो है एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए सरकार यहाँ पे नए जो है स्कीम्स लेकर आती रहती है। तो ये भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। संस्करण है 12वां, मतलब 12वीं बार यह आयोजन हो रहा है। दिन कब से कब तक है? 26 से 29 नवंबर। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो हमारा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है ना, बाघ रिजर्व में जो है ये होने वाला है। उद्देश्य क्या है? घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दर्शक, चाहे हमारे इंडियन टूरिस्ट हों या फिर जो है विदेशी टूरिस्ट हों, वहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, वहाँ के लोगों को आमदनी जो है उनकी बढ़े। यह महत्वपूर्ण मंच के रूप में 8 पूर्वोत्तर राज्यों में होने वाला है। ठीक है, नाम अगर देखें तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। 7 सिस्टर्स प्लस 1। अगला आर्टिकल हमारा है द टीचर ऐप के बारे में। यह एक एप्लीकेशन है जो शिक्षकों से संबंधित है, तो शिक्षकों को भी फ़ायदा होगा। अगर कोई टीचर की ट्रेनिंग हो रही है अच्छी खासी, तो जाहिर सी बात है वो टीचर्स जो है अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे तो बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही होगा। जैसे मम्मी पापा अगर पढ़े लिखे हों तो बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देते हैं, वैसे ही यहाँ पर है। तो द टीचर ऐप यहाँ पर लॉन्च की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने जो है दिल्ली में लॉन्च किया है। ठीक है, पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देना। वो चाहते हैं कि भाई 21वीं सदी में हम आ गए हैं, हमारे टीचर्स को जो शिक्षा दी जा रही है या उनकी ट्रेनिंग जो भी तरीके से की जा रही है वो अभी जो है 50 साल 100 साल पुरानी है, तो उसको हमें बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है? डिजिटली हो रही है। तो कई बार शिक्षक ऐसे देखने को मिलते हैं कि उनको नहीं पता है कि कैसे पढ़ाना है, नए तरीके कैसे पढ़ाना है। कुछ जो है टेक्निकल चीज़ें आ जाएं, टैब दे दो, लैपटॉप दे दो,
उनको जो है पता नहीं होगा कि कहाँ से लैपटॉप ऑन होगा। चलो इतना मान लो कि ऑन होगा भी तो कहाँ से क्या ओपन करना है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं पता होता है उनको। तो थोड़ा सा शिक्षा के स्तर को जो है आगे ले जाने के लिए स्टार्ट किया गया है। शिक्षक विभिन्न शैक्षणिक संसाधनों अलग अलग तरीके से उनको सिखाया जाएगा। पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त होंगे। शिक्षकों को भी यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे बच्चों को आपको नए तकनीकी से या नए ज़माने के हिसाब से पढ़ाना है। बनाया किसने है? भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया। तो भारतीय एयरटेल फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है बाल विवाह। बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान। तो बाल विवाह जैसी घटनाएं जो है थोड़ी सी अब कम हो गई हैं। पहले कहाँ पर थी? राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और जो है अगर थोड़ा बहुत देखें तो बिहार, यूपी, अलग अलग जिलों में आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलता था। लेकिन मेजर जो बड़े लेवल पे था राजस्थान में ज़्यादा था। उसके बाद जो है कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश में भी होता था। तो बाल विवाह को जो है बिल्कुल खत्म करने के लिए जो है सरकार मुहिम चला रही है। आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुना ही होगा, उसी के तहत इसको इंक्लूड करके आगे बढ़ाया जा रहा है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को बाल विवाह मुक्त राष्ट्र बनाना, कि भाई यहाँ पे बाल विवाह जो है 0 हो जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से प्रेरित हो रहे हैं। जब ये योजना आई ना तो पहला इसका उद्देश्य क्या था? जो भ्रूण हत्याएं हो रही थी लड़कियों की, उसको लेकर चलाया गया था। क्योंकि जो है लोग जो सोचते थे कि लड़की पैदा होगी, पढ़ाना लिखाना, शादी करना, उन सब चीज़ों के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की कि लड़कियों की पढ़ाई जो है फ्री कर देंगे। आप जो है स्कीम के तहत जो है अगर हर महीने इतना जमा करेंगे तो 18 साल की जब लड़की हो जाएगी तो हम आपको इतना पैसा देंगे। कहीं कहीं जो जमा भी नहीं करने पे जो सरकार जो है लड़कियों की शादी के लिए पैसा देती है। तो क्या है, एक तरीके से लड़कियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको शिक्षा में आगे ले जाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए, ठीक है, ये सारी योजनाएं चलाई गई हैं। देखो, बाल विवाह मुक्त भारत, चाइल्ड मैरिज फ्री भारत, बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत हुई है। 27 नवंबर को यहाँ पर विज्ञान भवन नई दिल्ली से किया गया है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा है रियाद डिजाइन कानून संधि। डिजाइन कानून संधि मतलब क्या है? आपने वीपो के बारे में सुना होगा, वर्ड इंटेलेक्चुअल क्या होता? आपने वीपो के बारे में सुना होगा, जिसमें होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई नई डिज़ाइन या कोई नई तकनीकी विकसित करता है अगर, तो कोई दूसरा जो है उसी की तकनीकी या उसकी डिज़ाइन को कॉपी ना करे। तो उसको संरक्षित रखने के लिए जो है बहुत सारे नियम कानून हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं। तो क्या है, भारत ने जो है रियाद डिज़ाइन कानून संधि के निर्णायक अधिनियम पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपने बौद्धिक संपदा परिस्थिति तंत्र, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं, वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वीपो जिसको बताया आपने, मैंने बताया आपको, ठीक है, उसी के तहत जो है अपने बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र को जो है मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि है। अब देखो, कोई बेचारा जो है रात दिन मेहनत करके, मान लो किसी ने जो है 10 साल मेहनत की, कोई डिज़ाइन बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाया, कोई भी चीज़ ऐसी बनाई जो अपने आप में बहुत यूनिक है। अब अगर उसके अधिकार उस पर ना हो, किसी गरीब व्यक्ति ने बनाया है, तो जिसके पास पैसा है कल को जो है उसकी टेक्नोलॉजी क्या करेगा? चुरा लेगा, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना लगेगा। और इससे क्या होगा? इससे जो है लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे स्टार्ट किया गया था चीज़ों को कि अगर आप कोई व्यक्ति जो है बना रहा है तो उसका अधिकार उस पर होगा, कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको इस्तेमाल करेगा तो कानूनी कार्यवाही हो सकती है। तो बौद्धिक स्तर पर औद्योगिक डिजाइन संरक्षण प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, लघु और मध्यम उद्यमों सहित सभी उद्योगों के हितधारकों को लाभ, तो जो भी डिज़ाइन वगैरह जो बना रहे हैं लोग या जो इनोवेशन कर रहे हैं उनको संरक्षण प्रदान करना ताकि कोई दूसरा ना चुराए। इन चीज़ों के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। उसी पे हमने जो है क्या है, रियाद डिज़ाइन कानून संधि एक उसी से संबंधित है, उस पर हमने साइन किया। तो कभी कोई पूछे कि रियाद डिज़ाइन कानून संधि क्या है, तो क्या बताना है आपको? जो है निर्णायक अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं दोनों भारत और जो है इसने बौद्धिक संपदा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए, ठीक है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करें यहाँ पर वीपो की,
तो स्थापना है 1967 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। उद्देश्य क्या है? रचनात्मक गतिविधियां, मतलब क्या है? वही सारा इनोवेशन वगैरह जो भी हम करते हैं को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना। भारत जो है 1975 में इसमें शामिल हुआ। तो विपो की स्थापना 1967 में हुई है, मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1975 में जो है भारत इसका सदस्य बना है। और हमने जो है इसी से संबंधित अभी रियाद डिज़ाइन कानून संधि में जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये किससे संबंधित है? जो भी इनोवेशंस वगैरह होते हैं, डिज़ाइंस वगैरह बनाए जाते हैं नए नए किसी भी चीज़ को लेकर के, उनको जो है संरक्षण दे पाएँ ताकि कोई दूसरा जो इस्तेमाल ना करे। जो व्यक्ति बना रहा है उसका फ़ायदा जो है उसी को मिले। जैसे पेटेंट राइट्स वगैरह होते हैं, GI टैक्स मिलते हैं चीज़ों को, वैसा ही कुछ यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0। तो राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 यहाँ पे लॉन्च की गई है। 1 माह तक चलने वाली नई चेतना पहल बदलाव की अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की गई है। अब देखो यहाँ पे 3.0 लिखा है, इसका मतलब है तीसरी बार है। जैसे योजनाएं आती हैं ना कि योजना योजना 1.0 या नॉर्मल योजना, फिर दोबारा आती है तो 2.0, तो तीसरी बार इस पहल को लॉन्च किया गया है। किससे संबंधित है? देखें, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय जो हमारा उसने लॉन्च किया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अलग अलग स्तर पर चलाया गया था इसको। भागीदार कौन है? बहुत सारे भागीदार हैं इसमें, जिसमें कुछ यहाँ पे दिए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भागीदार है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भागीदार है, शिक्षा स्कूल एवं साक्षरता विभाग जो है भागीदार है। तो बहुत बड़े लेवल पे चलने वाली ये योजना है। गृह मंत्रालय भी हमारा है, पंचायती राज मंत्रालय भी यहाँ पर सम्मिलित है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी सम्मिलित है यहाँ पर, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भी यहाँ पर सम्मिलित है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और न्याय विभाग। सारे जितने भी मंत्रालय भारत में बने हैं आधे इसी योजना में ही हैं। ठीक है, नाम क्या है इसका? नई राष्ट्रीय अभियान जो है नई चेतना, राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0। अगर बात करें नारा क्या है इनका, स्टेटमेंट स्लोगन जिसको लेकर चल रहे हैं, ये जो द टीचर ऐप था उसका था कि बेहतर जो है शिक्षक और बेहतर भारत करके कुछ उसकी थीम है। एक बार आप गूगल कर लीजिएगा, वो मिस हो गई है मुझसे। ठीक है, तो नारे की बात करें तो एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। तो क्या है? एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। तो जो भी हिंसाएं हो रही हैं उसको लेकर के इसको लॉन्च किया गया है। और ये हिंसाएं किसके खिलाफ होती? ज़्यादातर जो है महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसाएं होती हैं, चाहे घरेलू हो या फिर जो बाहर कोई भी हिंसा हो रही, उसी से संबंधित जो है इसको लॉन्च किया गया है। इसीलिए इतने सारे जो है मंत्रालय यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, लक्षित कार्यवाही को बढ़ावा देना। ठीक है, हिंसा के खिलाफ समुदायों को आवाज़ उठाने, कार्यवाही की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना, इन सब के लिए इसको लॉन्च किया गया है। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाए कि भाई आप जो है हिंसाएं जो हो रही है, अगर आप कई बार होता है कि आपके मोहल्ले या कहीं पर भी लोग लड़ रहे होते हैं, लोग मज़ा ले रहे होते हैं, उनको मज़ा आ रहा होता है कि चलो लड़ रहे हैं, पॉपकॉर्न और चाय कॉफ़ी लेके बैठ जाते हैं। तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कई बार हो सकता है कि हमें लगे कि वो मजाक में चल रहा है, मस्ती चल रही है, कई बार झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं कि लोगों की जानें चली जाती हैं, तो ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर कभी भी आप जो है किसी के खिलाफ हिंसा वगैरह होते देखते हो, खासकर महिलाओं के खिलाफ जो है कोई दुष्कर्म आपके सामने हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सरकार को जो है पुलिस को कॉल करिए, या फिर जो लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे मदद मुहैया कराने का प्रयास करिए। इसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। आज का जो हमारा लास्ट आर्टिकल है, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक। राष्ट्रीय है, नेशनल है, फिर क्या है? राज्य मतलब स्टेट स्पेसिफिक भी है। सहकारी बैंक जो है वो जो है लोकल रूरल ग्रामीण क्षेत्रों तक भी जाते हैं। ठीक है, महासंघ लिमिटेड का हीरक जयंती समारोह मनाया गया है। क्या है? हीरक जयंती समारोह किसका मनाया गया है? राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड का यहाँ पर हीरक जयंती समारोह मनाया गया है। नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड। ठीक है,
राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड जो है NAFSCOB, बहुत बड़ा नाम है, अगर याद रहे तो नाफ्स्कोब, इसको ऐसे याद कर लीजिए, नाफ्स्कोब के हीरक जयंती समारोह का आयोजन यहाँ पर जो है किया गया है। स्थापना के 60 साल यहाँ पर पूरे हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? पूरे 60 साल। राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक जो हमारा है उसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो यहाँ पर जो है 60 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जयंती मनाई जा रही है। अगर बात करें इसकी उद्देश्य क्या है, तो राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालन को सुविधाजनक बनाने और विशेष रूप से सहकारी ऋण का विकास करने। सहकारी ऋण क्या होता है? जैसे ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, बैंक, अब बहुत कोई बड़ी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उसका संस्थान या उसकी ब्रांच आपको जो है ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलेगी। अगर आप ICICI बैंक, एक्सिस बैंक ढूंढने जाएंगे ना ग्रामीण इलाकों में, आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। पंजाब बैंक मिल जाएगी और जो है SBI मिलेगी, लेकिन वो मुख्य ज़िले में होगी, वो भी सहकारी बैंक नहीं है आपकी। तो सहकारी बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वित्तीय समावेशन, मतलब जो है लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और पहले क्या था कि जो है पहले साहूकार होते थे जो ऋण देते थे, अब तो साहूकारी वाली प्रथा जो है ख़त्म हो गई है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में किसी को पैसे चाहिए, वो कैसे ले, ऋण कैसे ले, बैंक बहुत दूर है, प्रोसीजर जो है दूसरा अलग टाइप का है, और जो है बैंक सबको ऋण देता नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी मांगता है। तो बैंक से लोन लेने का जो है प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है, और गाँव के लोगों को जो इतना झंझट चाहिए ही नहीं, और उनको पैसे भी चाहिए। तो उनको जो है ऋण मुहैया कराया जा सके, कोई ग्रामीण किसान है, मजदूर है, उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में स्टार्ट किया गया था। तो राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंकों के संचालन को सुविधाजनक बनाने और विशेष रूप से सहकारी ऋण का विकास। सहकारी ऋण मतलब होता है कि 5-6-10 लोगों का ग्रुप है, वो आपस में ही एक दूसरे को पैसे वगैरह दे करके, ऋण दे करके, या जो है उनको अगर कुछ इंटरेस्ट चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो ठीक, वो अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। सहकारी ऋण बैंकिंग और संबद्ध मामलों की समस्याओं की जाँच करने और उनसे निपटने के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित करने के लिए सदस्य बैंकों को एक साझा मंच प्रदान करता है। देखो यहाँ पर जब ऋण दिया जाता है तो फायदे तो हैं, लोगों को फायदे हो जाते हैं, लेकिन कई बार जो है वहाँ के लोगों को नुकसान भी होता है कि मान लो 6 लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पे जो है सबने पैसा मिलाया और कुछ भी पैसा हो गया, किसी एक व्यक्ति को दे दिया कि चलो भाई तुम्हारे घर पे जो है ज़रूरत है, तुमको पैसे चाहिए लेकिन तुम वापस कर देना। कई बार लोग जो है आपस में पैसे भी वापस नहीं करते, उनका जो मैनेजमेंट होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बैंकिंग सिस्टम में क्या है, सब कुछ सिस्टम में है, ये रिटन रूप में है, ठीक है, लिखित रूप में है। लेकिन ऐसे ही संस्थानों जो सहकारी संस्थान आप छोटे छोटे बना के चलाए जाते हैं, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है। तो उसके लिए यहाँ पे मंच भी प्रदान किया जाता है कि कोई समस्या है तो आप यहाँ पर आकर के कार्यवाही या फिर शिकायत दर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहे हमारे आज के सारे आर्टिकल, जिनको जो है हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि सारे जितने वीडियो हैं टाइम से मिले आपको। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।